Hello everyone, this is Manish. A topic which I am going to discuss is electrostatics. This is a very important chapter of class 12th and this is very first chapter of class 12th. ये जो टॉपिक है ये हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ भी लेता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या पढ़ा था, क्या बचा रह गया है ना, पढ़ के ही पता नहीं चलता है ना। इसलिए इसमें पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि ये बेसिक ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड गॉस थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर्स एंड कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है 8 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद 9 है गॉस थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस, फिर है ये 10th का इलेक्ट्रिक डायपोल और फिर है 11 में कंडक्टर्स एंड द कैविटी। अब बहुत से जो बोले सर 8, 9, 10 ही और 11 ही इम्पोर्टेंट है तो वो आगे का छोड़ देते हैं। आगे का अच्छे से समझ में आएगा तभी जाके ये 8, 9, 10, 11 टॉपिक जो है समझ में आएगा। तो ऊपर का तो बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ऊपर का ही सारा टॉपिक को यूज़ करके इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो बहुत सिंपल वर्ड से ये स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। जो रुका हुआ चार्ज होता है उसी के बारे में हम लोग उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं ना। इसका बेसिक आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को क्लास 10th में चल चुका था जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक आया था स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, स्टैटिक्स, है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक कॉम था, उसमें उसको जब हम लोग ड्राई हेयर से रब करते थे तो वो टीनी पीस ऑफ पेपर को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। क्यों? जैसे कि मान लो ये मेरा कॉम है ना, जब हम लोग मान लो इस पोर्शन से अपने ड्राई हेयर को रब करेंगे तो इस पर एक चार्ज आ जाता था जो एक छोटे छोटे टीनी पीस ऑफ पेपर को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो अब ये चार्ज जो यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होता था, वो एक ही जगह पर रेस्ट के रूप में रहता था। तो इसलिए हम वहाँ पर बोलते थे ये रेस्ट चार्ज है। अभी हमको रेस्ट चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमको करंट चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम लोग वहाँ पे उस टॉपिक का नाम भी था करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग करंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो यहाँ पे वो जो रेस्ट चार्ज था हम लोग बोले भी थे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है। तो वही है यहाँ पे जो है रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट चार्ज, है ना। अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन तो पहले ही अभी समझा दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी चार्ज का आइडिया कहाँ से आती है तो इसका कुछ हिस्ट्री जान जाते हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। अभी देखिए ये जो थेल्स है ना, जो थेल्स साइंटिस्ट थे वो 600 to 700 BC में सबसे पहले एम्बर जो रोड होता है उसको सील किया, कैट फार से क्या किया, इसको रब किए। जब इसको रब किए तो वो देखे कि इसमें अट्रैक्शंस का जो है पावर दिख रहा था, है ना। तो उस समय ज़्यादा ये उनको ये थोड़ा सा नया चीज़ लगा, है ना, लेकिन वो ज़्यादा इस बारे में खोज नहीं पाया। तो फिर जो बहुत समय बाद डॉक्टर गिलबर्ट आए, इस जैसे यहाँ हम लोग डेट भी दे सकते हैं अराउंड 1600, है ना। तो उसमें वो फिर वो क्या देखे, लीफ देखे, लेदर देखे, सरफेस देखे, इबोनाइट करोड देखे, ये सब में भी देखे क्या इसमें भी अट्रैक्शन और उनका जो है पावर उनको नज़र आया, है ना। तो धीरे धीरे चार्ज का इसी तरीके से फिर एक और साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, ये थॉमस ब्राउन, है ना। तो वो देखे कि नहीं ना इसमें अट्रैक्शंस के साथ साथ रिपल्सन्स भी होता है। तो उसी समय वो नाम दिए थे इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नाम दिए थे। लास्ट में जो आए वो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, है ना। तो वो उसको चार्ज के रूप में वो नाम दिया, ये जो है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिलता है ना। तो वो इसमें वो कुछ नाम वगैरह नहीं दे पाए थे, तो वो इसका आप नाम दे पाए द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। वो चार्ज कितने तरह का 2 टाइप्स का होता है ना। तो अभी हम बता ही दिए कि इसमें अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है ना, और ये 2 टाइप्स का होता है। फिर भी चार्ज का डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज क्या है? तो चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी डेवलप्ड इन द एनी बॉडी ड्यू टू which is applies electric force
on the another body. It also explain the electric phenomenon and the magnetic phenomenon. हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक में भी अट्रैक्शंस हम लोग देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग देख रहे थे, तो उसी के बारे में ये बोल रहा है। उसमें अट्रैक्शन देखने को, रिपल्सन देखने को भी मिलता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्जेस होता है और एक नेगेटिव चार्जेस होता है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग है ना, चार्जिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ये रट लिए थे, आज उसको डिटेल से समझेंगे। जैसे 9th 10th में हम लोग बहुत सी चीज़ ऐसा होता है, उसमें टीचर बोलते हैं कि हम लोग आगे इसके अभी सिर्फ इतना जान लो, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो टाइम अब आज से चुका है। कुछ टॉपिक हम लोग 11th में डिटेल से पढ़ चुके हैं और जो 12th में है उसको हम लोग ये डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अब जब चार्जिंग के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, तो जब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो है, चार्ज को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग एटम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। किसको? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है ना। तो एटम को जान लेंगे तो चार्ज को भी अच्छे तरीके से जान लेंगे। जैसे ये हमारा ये एक एटम है, हम लोग कुछ जो आइडिया है वो बेसिक आइडिया तो है ही कि इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्जिंग होता है ना। प्रोटॉन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या होता है? सेम होता है। फ़र्क होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्या हम लोग जानते थे कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है? सेम होता है ना। जब यहाँ पर ये 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 1 2 3 4 5 है ना। न्यूट्रॉन मेरा चार्जलेस होता है ना, नो एनी चार्ज है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स आर द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। ये तो हम लोग बहुत प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं इन एटम इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन्स आर इन द इक्वल नंबर, है ना। हम लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसलिए जो हमारा जो एक एटम होता है वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए जब मेरा नेट चार्ज का बात आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते भी कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि जो है ना एटम क्यों जो है हमारा उस न्यूट्रल होता है। तो उसका आंसर यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। तो इसलिए मेरा नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसकी वजह से मेरा ये होता है। अब बोलेंगे सर आप यहाँ पे ये बोले थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, यहाँ एटम के बारे में चर्चा हो गया, तो ये एक आइडिया तो दे दिए, लेकिन अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं ना। जैसे ये मेरा कोई हम एटम लिए, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है ना। उसमें क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दिए। तो आप यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4। यहाँ पे कितना प्रोटॉन बच गया? 4। क्योंकि प्रोटॉन तो देते नहीं, क्योंकि प्रोटॉन मेरा सेंटर में होता है, इसलिए ये लेन देन प्रोटॉन का नहीं होता है, लेन देन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया, तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे, अभी एक और इसको बताते हैं ना। जैसे ये दूसरा मेरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मेरा सेम था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मेरा सेम था, और हम एक इलेक्ट्रॉन क्या किए? ले लिए। तो आप कितना हो गया? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 4 का 4 ही रह गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा जो बॉडी होगा वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे ना, कि तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि जब चला गया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और जब हम लोग गेन कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है, गेन भी किए और नेगेटिव कैसे हो गए, गेन भी किए और नेगेटिव कैसे हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि गेन करने से नेगेटिव क्यों है, क्योंकि गेन क्या कर रहे हैं? गेन हम इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, जो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव को ही हम लोग लेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज कर दिए तो प्रोटॉन तो लूज किए नहीं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा घट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन घट गया तो मेरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से क्या एक आइडिया निकल के आया कि जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो मेरा
निगेटिव चार्ज हो जाता है। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है ना लिखा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यही सीखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। हम लोग बेसिक क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफ़र होता है व्हेन द एनी बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन देन एक्वायर पॉजिटिव। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बट व्हेन द गोइंग इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए माइनस चार्ज हो जाता है ना। नोट, इफ़ एनी बॉडी गेन और लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन देन द चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी इज क्यू। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए क्यू इक्वल टू प्लस माइनस, ये एन मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये एक मेरा फॉर्मूला ही बन गया, है ना। ये एक मेरा फॉर्मूला ही बन गया। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? अब देखते हैं, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी देन द फाइंड द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, है ना। क्या करते हैं? इजेक्टेड मतलब होता है निकालना, है ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल देते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी से निकालते हैं तो उसमें क्या बोलता है? फाइंड द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना। चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग अभी पीछे दर्द पढ़े हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज मेरा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घट जाता है लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहता है, इसलिए मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखें यहाँ? क्यू इक्वल टू प्लस एन ई। हम लोग यहाँ हम पीछे में बोले भी थे प्लस माइनस मतलब कंडीशन के हिसाब से उसको प्लस लेंगे, कभी माइनस लेंगे, है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? एन ई। तो हमको चार्ज यहाँ बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? तो यहाँ पे प्लस, है ना, प्लस का प्लस दिए। और नंबर कितना है? यहाँ पे बोला हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दे दिए। और इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू हमको मालूम ही है ना। जब ये पॉजिटिव में कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम मेरा क्या हो जाएगा? इसका चार्जेस हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। If charge on the body is -8 × 10⁻⁻19, find the number of excess इलेक्ट्रॉन। एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग लिए, है ना। यहाँ से ये सेंटेंस पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग लिए हैं, और यहाँ भी माइनस साइन देके जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तभी मेरा जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर वैल्यू देख के भी हमको समझ जाना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए हैं, कितना लिए हैं, तो हम लोग जानते हैं। देखो तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू एन ई माइनस एन ई। क्यों हम आप माइनस क्यों लिए? क्योंकि हम पहले ही बोले थे ये प्लस माइनस एन ई होता है, कंडीशन के हिसाब से हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है ना। गेन होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस में आता है, इसलिए हम लोग माइनस लिए। प्लस क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। तो क्यू तो दे रखा है, चार्ज पहले ही निकाल के दे रखा है, चार्ज जितना है ना, तब चार्ज ऑफ द बॉडी जितना है ना, तो चार्ज लिख दिए, है ना, इतना। माइनस का माइनस दिए एन, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिए 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। अब ये एन रखेंगे तो ये इतना, ये नीचे चला जाएगा, ये इतना आ गया, है ना। तो ये -8 और ये माइनस एन, ये जो माइनस साइन है तो इसी के साथ आ गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये -19 कैंसिल आउट, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। 16 5 से 80 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग गेन किए, है ना। चलिए एक और जो अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्या है? फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी इफ़ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड बाय द बॉडी, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया? बॉडी से निकाल दिया गया, तो क्या चार्जेस होगा, है ना। तो जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग क्या लिए? क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। तो चार्ज मतलब कि ये चार्ज है ना। तो चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पे? चार्ज यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है? 6.25 × 10⁻18, तो लिख दिए इंटू, है ना, और इंटू ये और ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा? ये इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁻1। ये जब ये -1 होता है तो ये 1/10 होता है, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 कूलम मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 1 कूलम में इतना चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम में। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है डायरेक्टली, इसलिए ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल से लिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग से सेपरेट करके भी लिखते हैं। चार्ज ऑन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ये कितना होता है, इज 1 कूलम होता है ना। कितना होता है 1 कूलम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.25 × 10⁻18 कूलम। ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। 1 कूलम चार्ज में इतना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसके लिए एक अलग से न्यूमेरिकल ही बना देते हैं ना। जैसे यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 1 कूलम चार्ज है ना। तो Q = प्लस NE है ना। तो 1 कूलम चार्ज बोला, इसलिए चार्ज कितना है 1 है ना, और प्लस है ना। यहाँ लेंगे N, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो N को जब इधर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या कहते हैं नीचे आ जाएगा है ना। ये पॉइंट ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ से एक 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25। यहाँ पे 19 था तो एक ले लिए तो -18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा। इतना ऐसे भी मेरा आंसर ये आया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ऐसे निकालने के लिए भी देता है ना। अब मेरा ये है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 16 ग्राम्स ऑफ द वाटर, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द चार्ज है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है ना, ये मोल और ये मॉलिक्यूल्स का है, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास और बाय मोलर मास। टोटल मास को हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल निकलता है ना। तो ये टोटल मास कितना है 36 ग्राम। और मोलर मास वाटर का कितना होता है H2O होता है, तो उसका कितना होता है 18 होता है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल निकलेगा। कितना मोल निकलेगा 2 मोल। अब ये भी चीज़, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है। तो एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है एक मोल में है ना। अब ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि एक मोल में कितना होता है, तो ये हमको बताना होता है ना। तो एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है, तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो इतना मॉलिक्यूल्स होगा है ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेरा वाटर है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन मेरा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो मतलब 10 है तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इतना इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा निकल जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाएगा है ना। अब चार्ज पूछ रहा है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना लिखेंगे, तो इतना लिख दिए है ना। ये मेरा इतना और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना कूलम मेरा चार्ज है ना। देखो Ne है तो Ne है तो Ne है तो N कितना है मेरा, इतना N है, तो इसको क्या कर दिए लिख दिए। N है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मेरा चार्ज हो जाएगा है ना। तो इस तरह से हम लोग तब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा टॉपिक, इसको हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।